हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशनेटर एडटेक। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पैशनेटर एडटेक में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अपनी फेवरेट पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। बेटा, इसमें मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं दिए, परंतु मैं इसे एक्सप्लेन करते समय इसके डिफ़िकल्ट बताती जाऊँगी। आप लोग उसे लिखते जाइएगा, जिससे आपको पोएम समझने में आसानी हो। और इसे पोएम को आप पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप इस पोएम को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पोएम समझ में नहीं आएगी। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसकी ब्रीफ समरी बताएंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, जिससे आपको पोएम समझ में आए। This poem tells us an incident from Saint Peter life. Incident means घटना, और सेंट पीटर जो हमारे ईसा मसीह थे उनके दो शिष्यों में से एक के जीवन के बारे में बताती है। यानी ये बताया गया है कि ये जो पोएम है ये सेंट पीटर के जीवन की एक घटना के बारे में बताती है। One evening he was feeling very hungry. एक दिन शाम को उन्हें बहुत भूख लगी थी। ही हैड फास्टेड ऑल डे। फास्टेड मीन्स उपवास, व्रत। उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा था। ही सॉ ए वुमन मेकिंग केक्स। उन्होंने एक औरत को देखा जो केक बना रही थी। मेकिंग मतलब केक बनाना। ही आस्क्ड हर फॉर ए केक। उन्होंने उससे एक केक मांगा। द वुमन थॉट दैट हर केक वर टू लार्ज। औरत ने सोचा कि उसके केक बहुत बड़े हैं। शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अवे एनी ऑफ देम। वह उनमें से कोई भी किसी को देना नहीं चाहती थी। शी मेड ए वेरी थिन केक फॉर द सेंट। थिन मीन्स पतला। उसने सेंट के लिए बहुत ही पतला केक बनाया। बट देन शी थॉट दिस वन आल्सो टू लॉस टू गिव अवे। लेकिन फिर उसने सोचा यह भी इतना बड़ा था कि इसे दिया नहीं जा सकता। सेंट पीटर बिकेम वेरी एंग्री। इस पर जो सेंट पीटर थे वो बहुत गुस्सा हो गए। ही कर्स द वुमेन। कर्स मतलब अभिशाप। उन्होंने वुमेन से कहा, ही सेड शी वुड बी चेंज इनटू ए वुड पैकर, कि वह जल्दी ही वुड पैकर में बदल जाएगी। Then she would have to bore the tree to find her food. इसके बाद उसने अपना भोजन तलाशने करने के लिए पेड़ों में सुराख करना पड़ेगा। वुड पैकर कहते हैं कटफोड़वा। As soon as the saint spoke his curse, जैसे ही सेंट ने अपना अभिशाप दिया, द वुमेन वेंट अप थ्रू द चिमनी ऑफ हर हाउस। जो औरत थी वह अपने घर की चिमनी के ऊपर से उड़ गई। When she came out at the top, she was a woodpecker. और जब वह उसकी चोटी से बाहर निकली तो वह एक कटफोड़वा बनी हुई थी। She still live in the woods. वह अभी भी जंगल में रहती है। She keeps boring the tree for her food. बोरिंग क्या होता है? छेद करना। अभी भी अपने खाने के लिए पेड़ों में छेद करती है। आई होप आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। अब हम इस पोएम को लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे पता है पोएम थोड़ी सी बोर लगती है आपको, इसीलिए मैं इसकी लंबी वीडियो नहीं बनाती। एमसीक्यू मैंने आपको दे रखे हैं, पर बच्चों एमसीक्यू में सारे क्वेश्चंस नहीं आ जाते, इसलिए आपको पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी ही पड़ेगी। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड क्या है? न्यूजीलैंड के जो दो मुख्य द्वीप हैं, एक नॉर्थलैंड और एक साउथलैंड, उनमें से एक है जो कि पोएम हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। यानी सेंट पीटर को एक बूढ़ी औरत ने अपने लालच के लिए नाराज़ कर दिया था। उसकी इन बातों को कैसे इस पोएम में दिखाया गया है वो अब आप आगे देखिए।
Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the night are so long in winter that they cannot sleep them through. अब यहाँ पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नॉर्थलैंड का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नॉर्थलैंड, आवर्स ऑफ द डे, आवर्स ऑफ द डे का मतलब है दिन के घंटे, जो कि बहुत कम होते थे। जैसे कि आप जाड़ों में जानते हैं, जाड़ों में रात लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। उसी तरह से यहाँ भी नॉर्थलैंड में इस समय सर्दी पड़ रही है और दिन के घंटे कम और रात के घंटे ज़्यादा होते हैं। कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और उनको पूरी रात सोकर नहीं गुजारा जा सकता। तो पढ़ते हैं हम, इसका मतलब देखते हैं। दूर दूर नॉर्थलैंड में, अभी अभी मतलब दूर दूर, दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें इतनी लंबी शीत की होती हैं, डैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जिसे लोग पूरे दिन जगकर नहीं काट सकते। तो यहाँ पर एक कहानी है जो पोइट ने बताई है। वो क्या कहानी है आप स्टेंजाज में दिखाई देगी, देखते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर क्या होते हैं? जो टहनियों की भांति जो लंबे सींग वाला एक हिरण होता है, आपने देखा होगा, सेंटा क्लॉज की गाड़ी में लगा होता है, उन्हीं को रेंडियर कहते हैं। और हार्नेस कहते हैं जोतना, यानी वो सेंटा की गाड़ी में जुते रहते हैं। स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब होता है तेज़। ठीक है, लिखते जाइए, मैं आप बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, आप अपनी बुक पे या अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। स्लेज, स्लेज का मतलब होता है बर्फ पर यात्रा के लिए बिना पहियों की गाड़ी, जिसमें पहियों की जगह लंबी लंबी लकड़ी की पट्टियाँ लगी होती हैं। फरी, फरी क्या होता है? फरी का मतलब होता है फर से बने हुए कपड़े। तो चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। आई होप आपने वर्ड मीनिंग लिख लिए होंगे। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर्स, जहाँ तेज रेंडियर जोते जाते हैं। टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, स्लेजों के साथ जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कव, और बच्चे जो रीछ के बच्चों जैसे लगते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स पब्लिश्ड, जो कि अपने हास्य पदक फर के कपड़े पहने होते हैं। यहाँ पर पोइट ने नॉर्थलैंड की जो स्टेट है, जो दशा है, उसके बारे में बताया है। टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस मतलब अजीब। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, बिलीव मीन्स विश्वास करना। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेसन मतलब सबक। इफ आई टेल द टेल टू यू, यानी एक कहानी। हिंदी देखिए। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक अजीब कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, मैं नहीं समझती कि यह सच्ची है। ये कौन कह रहा है? ये पोइट कह रही हैं। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी आप इससे एक पाठ सीख सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल यू, यदि आप कहो तो मैं आपको वह कहानी सुना दूँ। यानी यहाँ जो कवित्री हैं, उन्होंने परमिशन मांगी है कि वह आपको एक कहानी सुनाना चाहती हैं, और ये कहानी इतनी अच्छी है जिससे कि वो इस लेसन को आपको अच्छी तरह से समझा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। यहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड देख लीजिए। सेंट पीटर मतलब यीशु मसीह के पहले दो शिष्यों में से एक। लिव इन द वर्ल्ड बिलो, वर्ड मतलब संसार। एंड वॉकड अबाउट इट, वॉकड अबाउट मतलब घूमा करना। प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब उपदेश। जस्ट एज ही डिड यू नो, अब इसकी हिंदी देखेंगे। वंस द गुड सेंट पीटर, एक बार जब भला सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, संसार में क्या कर रहा था? नीचे रह के उपदेश दे रहा था। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और इधर उधर घूमा करता था उपदेश देते हुए।
जस्ट एज ही डिड यू नो, और वह ऐसा करता था जैसे कि उसकी आदत थी। यानी यहाँ पर वो बता रही हैं कवित्री कि गुड सेंट पीटर जो थे एक अच्छे व्यक्ति थे। वो संसार को सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रभु ईसा मसीह के उपदेश दिया करते थे, और जैसा कि हम ये सब जानते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। पैराग्राफ, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज in traveling round the earth where a little woman was making cake and baking them on the hearth। यहाँ देखिए डिफिकल्ट वर्ड, कॉटेज, कॉटेज मतलब कुटिया, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना, घूमना, भ्रमण करना, वेयर मेकिंग केक मतलब केक बनाना जो हम केक खाते हैं वो, एंड बेकिंग, बेकिंग मतलब पकाना, और हर्थ मतलब चूल्हा, चूल्हे के ऊपर। बेटा आप इन डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखते चलिएगा या अपनी बुक सामने रख के इनको लिख लीजिएगा। ही, अब हिंदी देखेंगे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, यानी वह एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। कॉटेज मीन्स झोपड़ी। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, यानी धरती का भ्रमण करते हुए वह एक झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग एक, जहाँ पर एक लिटिल, लिटिल मतलब गट्टी नाटी औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, और उन्हें चूल्हे के ऊपर पका रही थी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। And being fainted with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। और यहाँ पे देखिए डिफिकल्ट वर्ड, फेंट, फेंट मतलब दुर्बल, फास्टिंग, फास्टिंग मतलब व्रत, व्रत रखना, डे ऑलमोस्ट डन मतलब समाप्त होना। ही आस्क्ड हर, से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ द केक्स, स्टोर ऑफ द केक्स मतलब केकों के भंडार से, टू गिव हिम सिंगल वन यानी इकलौता। अब इसकी मीनिंग देखिए। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, वह बहुत थक गए थे और उपवास के कारण वह बेहोश होते जा रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और वह दिन लगभग बीत चुका था। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे कहा कि फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, अपने केक्स के भंडार में से, टू गिव हिम ए सिंगल वन, आप उन्हें एक केक दे दें। ये किसने कहा? सेंट पीटर ने उस नाटी गट्टी औरत से कहा। अब देखिए उसका रिप्लाई क्या आता है, पैराग्राफ 7 and 8। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, लिटिल मतलब बहुत छोटा, बट इट वॉज बेकिंगले, और यह क्या था, यह पक रहा था। शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्स, सी मतलब प्रतीत होना, सोचा, टू लास्ट, टू गिव अवे, लार्ज मीन्स बड़ा हुआ। अब हिंदी देखेंगे। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उस औरत ने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट वॉज बेकिंग, लेकिन जब वह पक रहा था, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्स, उसने इसे देखा और सोचा कि यह, टू लास्ट, टू गिव अवे, यह इतना बड़ा है कि इसे दिया नहीं जा सकता। देखिए कितनी लालची औरत थी। आई होप बेटा आपको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, देयर फोर शी नीडेड अनदर, नीडेड मतलब गूथना, ठीक है, अनदर मतलब दूसरा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, उससे भी ज़्यादा छोटा, स्मॉलर मतलब छोटा, एंड इट लुक्ड, लुक मतलब देखा, व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब इसने इसे पलटा, एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन, इतना ही बड़ा दिखा जितना उसे पहला था। अब हम इसकी हिंदी देखेंगे। देयर फोर सी नीडेड अनदर, इसलिए उस औरत ने एक छोटा केक बनाया, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और यह उसे छोटा दिख रहा था, बट इट लुक्ड, परंतु उसने इसे देखा, व्हेन शी टर्न इनटू ओवर, जब इसने इसे पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यह इतना ही बड़ा था जितना कि पहला था, और उसे दिया नहीं जा सकता। सो ग्रीडी लेडी। समझ में आ रही है स्टोरी बेटा? जवाब दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट में देख रही हूँ। सारे बच्चे यस या नो का रिप्लाई करेंगे फटाफट से। और ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत इजी है, तो आप समझते जाइए। देन शी टुक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डो, डो मतलब दो होता है गुधा हुआ आटा, और टिनी स्क्रैप मतलब छोटा सा टुकड़ा, एंड रोल्ड इट फ्लैट,
and baked it thin as wafer, but she could not part with it. वेफर क्या होता है? पतली रोटी का टुकड़ा. पार्ट विद दैट मतलब किसी अन्य को देना. ठीक है, समझ में आया? मीनिंग लिख लीजिए. अब हिंदी देखिए. देन शी टुक इट इन स्क्रैप ऑफ डो, यानी उसने फिर थोड़ा सा आटा गूंदा. एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसने इसे बेलन चला चला कर चपटा किया. फ्लैट मतलब चपटा किया. एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसे एक मालपुआ होता है ना, छोटी पतली सी रोटी होती है बिस्कुट की, उसकी तरह उसे बेक किया. बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वह उसे भी ना दे सकी. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची थी. नेक्स्ट. For she said, my cake that seemed too small, when I eat of them myself, are yet too large to give away, so she put them on the shelf. देखिए कितनी लालची है वो औरत, और यहाँ कितना गुस्सा आता है उनको. देखिए. For she said, my cake seems too small. वह बोली मेरे केक जो मुझे बहुत छोटे लग रहे हैं. When I eat of them myself, जब मैं इन्हें खुद खाऊं. आर येट टू लॉस टू गिव अवे, लेकिन वह देने के लिए बहुत बड़े हैं. सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए उन्होंने वापस सेल्फ में, सेल्फ यानी अलमारी में रख दिया. नेक्स्ट देखेंगे. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट. प्रोवोक मतलब क्रोध दिलाना. सेंट मतलब साधु. देन गुड सेंट पीटर ग्रो एंग्री, तब भला सेंट पीटर क्रोधित क्यों नहीं होते. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वह बहुत ज़्यादा भूखे और कमज़ोर थे. एंड श्योरली सच अ वुमेन, और निसंदेह, श्योरली मतलब होता है निसंदेह, और वास्तव में वह एक ऐसी औरत थी. वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, प्रोवोक मतलब मैंने पहले बताया था गुस्सा होना, जो एक संत को क्रोध दिला सकती थी. नेक्स्ट देखेंगे. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ब देखेंगे. ड्वेल मतलब रहना. ह्यूमन फॉर्म मीन्स मानव का शरीर. शेल्टर मीन्स आश्रय. अब हिंदी देखेंगे. एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और उन्होंने कह दिया तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो, लालची हो. टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, मानव शरीर में रहने के योग्य नहीं हो. टू हैव बोथ फूड और एंड शेल्टर, तुम्हारे पास खाना और आश्रय यानी रहने के लिए घर दोनों हैं. एंड फायर टू कीप यू आर्म, और तुम्हें स्वयं को गर्म रखने के लिए आग भी है. वो ये सारी बातें बताते हैं, पर वो लालची औरत बहुत लालची होती है और उनको कुछ भी नहीं देती है. नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ड डू, एंड शैल गेट योर स्केटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. यहाँ हिंदी देखेंगे. स्केटी मतलब बहुत थोड़ी, बोरिंग मतलब सुराख करना, सुराख करते हैं ना ड्रिल मशीन से, इस तरह से. और ड्राई वुड मतलब पेड़ों में, ठीक है, सूखी लकड़ी में. हिंदी देखेंगे. नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ड डू, तुम अब घर बनाओगी बिल्कुल पक्षियों की तरह. एंड शैल गेट योर स्केटी फूड, और पाओगी अपना थोड़ा बहुत भोजन, यानी बहुत ही ज़्यादा कम भोजन पाया करोगी. कैसे पाया करोगी? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और छेद करते करते, छेद करते करते. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सूखी लकड़ियों में, सख्त सूखी लकड़ियों में पूरा दिन छेद करते हुए तुम अपना छोटा सा भोजन पाओगी. यानी जो सेंट पीटर होते हैं वो उसको श्राप दे देते हैं कि तुम इतनी चालाक हो, इतनी स्वार्थी हो कि तुम्हें क्या है, अपना खाना प्राप्त करने के लिए पूरा दिन बोरिंग करना पड़ेगा, सूखी सूखी लकड़ियों में छेद करना पड़ेगा. नेक्स्ट. देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या होता है? went through a chimney, चिमनी होती है ना, अपने घरों में देखा होगा, बड़े बड़े घरों में आग जलती है नीचे और ऊपर चिमनी बनी होती है, चिमनी कहते हैं.
और वुडपेकर एक कठफोड़वा होती है, कठफोड़वा एक चिड़िया होती है, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ, कठफोड़वा, ठीक है। कठफोड़वा नामक एक चिड़िया होती है। चेंज मतलब बदलना। अब हम हिंदी देखेंगे। देन बेंट अप शी थ्रो द चिमनी, और वह चिमनी से ऊपर चली गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और एक भी शब्द ना बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, और जब वह चोटी से निकली यानी चिमनी से निकली तो वह कठफोड़वा बन गई थी। फॉर सी चेंज टू ए वर्ड, और एक पक्षी में बदल गई। यानी जो वुड सेंट पीटर थे उन्होंने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तुम अब एक चिड़िया बन जाओगी और अपने खाने की खोज में दिन भर भटकोगी। नेक्स्ट, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर एक लाल रंग की टोपी थी। एंड डेट वॉज लेफ्ट द सेम, वह बिल्कुल वैसे ही रंग की हो गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स बर्न, और बाकी सारे जो उसके कपड़े थे वो सब जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और बिल्कुल उस ज्वाला में, उस राख में, उस आग में राख की तरह काले हो गए। लास्ट पैराग्राफ, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज बीन हर इन द वुड where she lived in the tree till this very day, boring and boring for food। क्या मतलब है इसका? कंट्री मतलब ग्रामीण, और द वुड मतलब जंगल, ठीक है। अब हिंदी देखेंगे हम। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और उस गांव का हर स्कूली बच्चा, हर स्कूली लड़का, हैज सीन हर इन द वुड, उसको उसे जंगल में देखा करता है। वेयर शी लिव इन द ट्री, जहाँ वह पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, और पेड़ों में आज तक रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो हमेशा क्या करती है? भोजन के लिए उन पेड़ों में छेद करती रहती है। आई होप बच्चों आपको यहाँ ये स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख लें। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसके पोइट के बारे में देख लेंगे हम। ये इसकी पोइट हैं फोबे कैरी जी, इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि पोएम के पोइट का नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, ये देखिए इनकी अदर पिक्चर्स। फोबे कैरी एन अमेरिकन ऑथर। फोबे कैरी September 4, 1824 डैश जुलाई 31, 1871। इनका जन्म 4 सितंबर 1824 में हुआ था। इनकी मृत्यु 31 जुलाई 1871 को हुई थी। वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड द यंगर सिस्टर ऑफ द पोइट एलिस कैरी। यह एक अमेरिकन पोइट थी और जो एक प्रसिद्ध कवि थी एलिस कैरी, उनकी छोटी बहन थी। द सिस्टर को पब्लिश्ड पोएम इन 1849 एंड देन ईच वेंट ऑन टू पब्लिश वॉल्यूम ऑफ देयर ओन। दोनों बहनों ने इस पोएम को पब्लिश करा। आफ्टर देयर डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद, इन 1871 में जॉइंट एंथोलॉजी ऑफ द सिस्टर अनपब्लिश्ड पोएम वर आल्सो कंपाइल्ड, और उनकी दोनों का जो पब्लिकेशन था जॉइंट एंथोलॉजी ऑफ द सिस्टर्स, उसको कंप्लीट कराया गया। आई होप बच्चों आपको पोएम अच्छी लगी होगी, और ये एक नोट पढ़ लीजिए जो आपकी बुक में। बैलेड को एक कथा गीत भी कहते हैं, जो कि एक लघु छंदों में कहानी सुनाने वाला गीत है। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और यह कथा गीत लोक संस्कृति या लोकप्रिय संस्कृति का एक हिस्सा है जो कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए बैलेड, और लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक गाथा गीत है। इसमें गा गा कर इसको सुनाया गया है और अपने आने वाली पीढ़ी को बताया गया है। आई होप बच्चों आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है, प्लीज़ आप इन्हें देख लीजिए, यह आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और 1 से 2 बार इसे रिपीट कर लीजिए। इसके MCQ मैंने अपने चैनल पर दिए हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और प्यारे बच्चों आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, और सब लोग एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताएंगे कि आपको
मेरी इन वीडियो से कुछ हेल्प मिली या नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं। अब मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊँगी जो कि सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट होगा। मैं उसकी डिटेल वीडियो दूंगी। चारों वीडियो की डिटेल वीडियो आपको मिल चुकी है और अब आपका सप्लीमेंट्री का नंबर है जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। सारे बच्चे जिस जिस चैप्टर की वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।